आमरण अनशन का पहला दिन और लोग फिलहाल अभी जुट रहे हैं। लगातार देख रहे हैं कि जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है और फिलहाल अभी हमारे साथ आए हुए हैं अजीत कुमार सिंह जी, जो विधायक प्रत्याशी रहे हैं रामगढ़ के। आइए उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि कितनी बिहार सरकार की क्या कार्यशैली रही और अभी तक वो बिहार सरकार के कार्यशैली को कितना नापे हैं। सर्वप्रथम तो भैया न्यूज पोर्टल में आपका पहली बार बहुत बहुत स्वागत है। और भवन का निर्माण होना जिस प्रकार से बिहार में हो रहा है, मैदान में घोटाले, बिहार सरकार के कार्यशैली को आप किस तरीके से देखते हैं? हम तो विपक्ष है, हम तो हरदम उसको सवाल के घेरे में ही रखेंगे, लेकिन यह इससे ज्यादा जरूरी है कि आम जनता कैसे देखती है। तो जो वर्तमान में है और जो बातें बाहर निकल के आ रही हैं, वो चाहे इस जिला की हो चाहे पूरे राज्य की हो, तो रोज नई चीजें टूट रही हैं। सरकार द्वारा बनाई गई चीजें रोज टूट जा रही हैं। तो इसलिए ये है कि ये इसको मैं कहूंगा कि ध्वस्त सरकार है। पैसे से खरीद करके वोट और वोट चोरी कर करके ये सरकार बनी है। इस सरकार का अपना कोई नैतिक बल नहीं है। मुख्यमंत्री के भी पद पे वही बैठे हैं जो जिनको जनता के तरफ से नहीं कोई मैंडेट था, और वो भी जो उनके क्वालिफिकेशन है उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जो उनके रहन सहन और जो उनके ऊपर प्रश्न खड़े हैं उनके आपराधिक छवि को लेकर के, और जो वर्तमान में भी जो भाषाएं जो उनकी निकल रही हैं और विभिन्न जटिल मसलों को जिस तरीके से वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, तो ऐसे लगता ही नहीं है कि सरकार है या उसका कोई इकबाल है। और जब ऊपर में ही कमजोर पड़ते हैं आप, तो नीचे में तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो आम लोग परेशान है, बिहार की जनता परेशान है। अभी फिलहाल 2020 में सुधाकर सिंह जी चुनाव जीतते हैं तथा विधायक बनते हैं और यहाँ पे जो पिपरी और कुराड़ी का जो है उसको उस रोड को पास कराते हैं, वो कहीं ना कहीं कागजों में दब चुका है और जो टेंडर है वो रद्द हो चुका है। बार बार टेंडर रद्द होना, इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? ये बार बार रद्द हुआ है कि नहीं, लेकिन इस बार तो रद्द हुआ है जी, ठीक है। और रद्द होने का तारीख तो मैं नहीं जानता, लेकिन रद्द हुआ है हम लोग के विधानसभा चुनाव के बाद। दो बातें हैं इसके ऊपर। इसका टेंडर निकला, टेंडर निकलने का जो प्रोसेस है वो हमारे जो पुराने इसके पहले वाले जो विधायक थे उनके रिजम का सर्वे सुधाकर भाई की तरफ से हुआ था। ये हाई स्कूल पहले नहीं था, पंचायत में सरकार का नीतिगत फैसला था कि सभी जगह हम करेंगे। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कुराड़ी में पूरा हाई स्कूल का निर्माण हुआ और उसमें वर्तमान विधायक श्री सुधाकर सिंह ही थे। और उसके बनने के क्रम में, पढ़ाई होने के क्रम में ये भी बात हुआ कि पूरे पंचायत के बच्चे अब जाएंगे कुराड़ी पढ़ने। इसके पहले जो नदी का इलाका था, नदी किनारे, तो जब हाई स्कूल यहाँ नहीं था, इंटर स्कूल नहीं था, तो बच्चे नदी पार करके उत्तर प्रदेश पढ़ने जाते थे। ठीक है, वो भी कठिनाई था, पुल नहीं था और बच्चों को जाना पड़ता था। अब इतनी सारी प्रक्रियाएं अभी के जो वर्तमान सांसद है वो पूरा करा के गए थे। अब बस सिर्फ रोड निर्माण की एक औपचारिकता थी जो कर लेना था, क्योंकि कागजी घोड़े ही लंबे दौड़ते हैं सरकारों में। सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, तो वर्तमान और पूर्व दोनों की जिम्मेदारी थी इसको पूरा करा लेते। जैसे नया अभी भी जो रोड यदा कदा यहाँ पे जो बन रहा है, तो उसका फीता काटते हैं वर्तमान विधायक और अपने समर्थकों को बोलते हैं कि ये हमने रोड बनवाया। तो पहली बात ये है कि क्या वो यह जिम्मेदारी लेंगे कि जब रोड का टेंडर कैंसिल हो गया तो उसमें वो अपनी कमियों के ऊपर जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि उनके समय में हुआ है और सिर्फ एक रोड नहीं और भी रोड हुए हैं कैंसिल, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी लेने का बल होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर नए रोड का भी श्रेय लेने का बल नहीं होना चाहिए। खैर, जो ये हुआ ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हुआ। अब मामला ये है कि जो यहाँ ग्रामीण जनता बैठी है और जो बातें आ रही हैं, किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फाइनल अथॉरिटी है जो उनकी समस्या का निदान निकालेगी। तो इसके ऊपर जो है अपना मंथन यहाँ गार्जियन लोग भी बैठे हैं, कर रहे हैं। हमारी तरफ से एक नैतिक रूप से समर्थन है इस तरह के कार्यक्रम को, क्योंकि मोह माया हम लोग को है। विद्यालय इंटर स्कूल बना, यहाँ के बच्चे पढ़ने जाते हैं। इस पंचायत के अंदर कई सारे सड़कों का निर्माण भी जो सांसद हैं अभी और उस समय के विधायक किए हुए हैं। ये पूरा पंचायत के कुराड़ी भानपुर गांव को छोड़ दीजिए, ये इस नहर के इस तरफ पूरब तरफ
पश्चिम तरफ जितने हमारे गांव थे और जो जीटी रोड से जो हमारा कनेक्शन था वो था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो उसको उन्होंने ठीक कराया था अपने समय में। और सखेलीपुर धनसराय भी हम बहुत शुरू से ही आ रहे हैं, तो उसकी बड़ी एक समस्या थी जो अब काफी हद तक वो हल कर लिया हम लोगों ने। एक समस्या सिर्फ यही छूटा रहा और जिसका समाधान अभी होना बाकी है और जिसके लिए मजबूरन यहाँ के लोग बैठे हैं। खेदजनक तो है ही, ये सिर्फ वर्तमान और पूर्व का ही बात पर मैं दे करके बात नहीं निकलूंगा। सरकार का पूरा सिस्टम कोलैप्स्ड है जो आप अभी कह रहे थे, और उसका यह देन है कि ये हुआ। तो जब हम विपक्ष के तौर पे भी जब प्रयास किए हैं और अभी तक सफलता नहीं मिली है, तो स्वाभाविक है जनता ने इस लड़ाई को अपने हाथ में लिया है। चूंकि सांसद जी आपके भाई जी हैं, तो उनसे बात हुआ था कि क्यों रद्द हुआ, किस कारण हुआ, प्रशासन से चाहे कुछ भी ऐसा जानकारी नहीं देना चाहेंगे? देखिए, सांसद जी मेरे भाई हैं, वह बड़ी बात नहीं है जिस मंच पे हम बैठे हैं। बड़ी बात यह है कि सांसद जी जहाँ के हैं, जिस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं, उस इलाके के लोग यहाँ बैठे हैं, तो इनकी बातों का वजन सांसद जी के सामने बहुत ही ज्यादा है। मैं व्यक्तिगत तौर पे जो चीजों को जानता हूँ वो ये है कि सरकार, मैंने आपको कहा कि वोट खरीदने के चक्कर में सारा पैसा फूंक चुकी है। बात सही, ठीक है, उसके पास राशि नहीं है, तो कोई ना कोई बहाना वो ढूंढ रही है कि काम नहीं करना पड़े, तो वो जिस बहाना को लगा कर करके सारे रोड को कैंसिल कर दी, केवल एक रोड नहीं अनेकों रोड को। तो ये काम का कारण जो हमारी समझ है वो यही है। इसमें हमको नहीं लगता कि सांसद जी से मुझे कोई अतिरिक्त उत्तर में मुझे ढूंढने की जरूरत है। ये जो रोड है, ये रोड बनने के लिए अजीत जी क्या क्या प्रयास करेंगे? क्योंकि लगातार 15 सालों से ये रोड बना नहीं है, कई प्रत्याशी आए गए, बहुत राजनीति इस रोड पे हुआ, लेकिन लगातार जनता की समस्या उजागर है, जग जाहिर है। इस रोड पे अजीत सिंह क्या करेंगे? देखिए, जब जनता ने इस लड़ाई को अपने हाथ में ले लिया है, तो निश्चित रूप से इस लड़ाई का पटाक्षेप भी अब हो जाएगा, है ना। सड़क की महत्ता को तब हम लोग समझे जब हमारा इंटर स्कूल बना। इसके पहले इस विषय को लेकर के बहुत चिंतन नहीं था, और केवल एक यही सड़क नहीं, एक और है, यहाँ से सड़क है जो छा वाले रोड को कनेक्ट करता है जी। सांसद जी ने तो जरूर इसके ऊपर काम कराया, लेकिन तब मैं संयोग से जदयू पार्टी में भी था, तो मैंने भी अपने ही ईमेल आईडी से इस रोड के ऊपर लिखा था और मैंने कहा था कि दुर्गावती दक्षिणी के जितने गांव हैं उसको इस पंचायत के नहर के ये पश्चिम तरफ सभी गांवों से जोड़ने का एकमात्र रास्ता यही है। नहीं तो इस गांव के लोग उस पार जाना चाहें या उधर से इधर आना चाहें तो वो जीटी रोड के माध्यम से आ सकते हैं। जब हम ये रोड कंप्लीट कर देंगे तो ये आपस में 30-40 गांव हो, मैंने गांवों की संख्या कभी नहीं गिनी, लेकिन ये इससे ऊपर ही होंगे। ये आपस में 100% बगैर जीटी रोड पर गए सभी लोग एक दूसरे जगह जा सकते हैं। न्योता हकारी का समय आता है, लगन का समय आता है, जीटी रोड पर जाकर के मैं कहता हूं कि सैकड़ों लोग मरे इस इलाके में एक्सीडेंट से। तो हम इस रोड को बना देंगे, और ये विद्यालय वाला भी रोड, तो हम दो चीज को सुनिश्चित करेंगे। एक तो बच्चे हमारे कम दूरी तय करके जाएंगे, और दूसरा इस इलाके के जो नौजवान बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इनकी जीवन की भी बहुत बड़े स्तर पे सुरक्षा हो जाएगी। और इसी को मैंने बना करके, और उस समय मैंने लिखा भी था चिट्ठी, और उसके बाद की कार्रवाई अभी जो है वो आपके सामने है। लेकिन पट्टाक्षेप की जो बात मैं कर रहा हूं, तो यहाँ अनशनकारी बैठे हैं, इनसे बात होगी। जो सरकार के जो अंग हैं, हम इंतजार करेंगे कि वो आवेंगे और वो अपनी बात पहले इनके बीच में वो कहेंगे। सहमति असहमति आप लोग करना है, इस लड़ाई में मैं साथ हूं, और जहां भी आवश्यकता पड़ेगी वहां तक इस लड़ाई को हम साथ में लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर पदाधिकारी को निश्चित रूप से ये अनशन चल रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस लोकतंत्र में अनशन की ही ताकत से अभी वर्तमान सत्ताधारी दल की मतलब पूरी नींव हिल गई, तो इसलिए ये जिला प्रशासन का भी नींव हिल जाएगा और हिल गया होगा। तो निश्चित रूप से लोग आवेंगे, अपनी बात कहेंगे, हम लोग भी अपना उससे विचार डालेंगे, और इसकी लड़ाई यहाँ से लेकर के पटना तक जहां भी सहयोग करना होगा वहां हम खड़े मिलेंगे। सांसद जी इस लड़ाई के सहयोगी होंगे ये मैं नहीं गारंटी कर रहा, वो यहाँ के लोग गारंटी करेंगे, क्योंकि ये उनके वोटर हैं, इनके अधिकार ज्यादा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से उनसे भी
बात करेंगे। कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी दल में होने के नाते हम लोग भी आग्रह करेंगे कि बातचीत और संवाद हो करके और अपने स्तर पे वो जो इस पे पहल कर सकते हैं करेंगे, हम लोग भी करेंगे। रामगढ़ में एक और दिक्कत है सबसे ज्यादा सिंचाई की, कहीं ना कहीं, और लगातार इस पे आप हो गए, चाहे पूर्व विधायक हो गए, चाहे वर्तमान विधायक, लगातार इस पे सिंचाई के मुद्दे पे हमेशा लाइव आते रहते हैं और सिंचाई के मुद्दे पे हमेशा बोलते रहते हैं। तो आप किस दृष्टि से इस समय वर्तमान में सिंचाई की स्थिति को देख रहे हैं रामगढ़ में, क्योंकि लगातार आप घूम रहे हैं, मैं देखा हूं कि सराहनीय कार्य कर रहे हैं किसानों के लिए। तो अभी वर्तमान समय में जहाँ बैठा हूँ, इसके इर्द गिर्द भी ऐसा कोई जगह मुझे नहीं दिख रहा है कि जहाँ धान की खेती नहीं हुई हो, और इस विधानसभा में 100% रोपनी हो चुकी है। शुरुआती समय में बहुत ही समस्या था, सूखा था, नदियों में पानी नहीं था सूखे जैसे, लेकिन साहस करके कुछ प्रयास हुए थे उस समय। और आप विधानसभा में, अब मुझे लगता है कि आप पूरे विधानसभा में घूमे हैं, लेकिन इसके भूगोल में सोन का भी पानी बड़ा हिस्सा में पानी एक आता है, तो वहाँ कभी समस्या रही नहीं इस बार भी। लेकिन मैं जब चुनाव लड़ा था तो उसके पहले भी एक बात में बड़ी जोर देके बोलता था कि पानी की उपलब्धता एक विषय है, पानी का प्रबंधन दूसरा विषय है। हम प्रबंधन पे फोकस करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अंतिम किसान के खेत में पानी पहुंचे, हम उसकी बात होना चाहते हैं। यहाँ सवाल ये होता है कि नहर में कितना पानी है। नहर में पानी रहेगा तो जरूर किसान के पास पहुंचेगा, लेकिन केवल नहर में पानी होने से ही किसान के खेत में पानी नहीं पहुंच जाएगा। जो हमारे नहर के बाद माइनर है, माइनर के बाद जो जलवाहा है, वो साफ सफाई है कि नहीं है, उनका लेवल मेंटेन है कि नहीं है, सारे आउटलेट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, वो डिस्टर्ब तो नहीं है, तब अंतिम किसान के खेत में पानी पहुंचेगा। हमारा यह मानना है कि कई दिनों से कड़े परिश्रम के बदौलत हम लोगों ने अंतिम किसान का भी खेत का रोपनी करवा लिया है। तो हम बारिश होने की वजह से, और बारिश होने से मैं पहले भी बोला हूं कि हमारा पानी का 3 जरिया होता है। एक जो नदियों नहरों में हमें पानी जो दिख रहा है, दूसरा जो है हमारा आसमान से जो पानी आता है, और तीसरा जो भूमि के नीचे पानी है। हालांकि इन ये तीनों पानी जो है वो आसमानी पानी से ये सब चीजें होती हैं, पर आसमान से जब पानी आता है तो नदियों नालों के साथ जमीन के नीचे भी पानी जाता है। हम मानते हैं कि जो भी बारिश हमारे यहाँ हुई है, हमारे पास 10 दिन का मिनिमम स्टॉक आज के दिन में पानी का है, तो भूमिगत पानी भी है। अब हमारे अगर किसान भाई अगर कहीं फंसेंगे तो उससे भी हम लोग 10 दिन 15 दिन खेती को मैनेज करके रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब खाद दिलवाने की जरूरत है, तो खाद 2000 रुपया में डीएपी मिल रहा है, ये हम लोग जानते हैं। तो 2 दिन के अंदर हम लोग चेतावनी देंगे कि आप खाद उपलब्ध कराइए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। खेती किसानी को समझने की जरूरत है। मीटिंग तो इसके पहले भी मैं देख चुका हूँ, 2 महीना से मीटिंग चल रहा था। जब मैं खड़ा होकर मैंने बोला कि कुदाल लेकर करके कि अगर आप नहीं साफ करोगे तो मैं साफ करूंगा, तब प्रशासन घुटने पर आया और साफ सफाई चारों तरफ शुरू किया। वरना यहाँ के साहबान लोग निर्देश तो दे ही रहे थे, तमाम मीटिंग कर ही रहे थे आईबी में बैठ करके, तो मीटिंग खेलने से कहाँ पानी पहुंचता है। अंतिम खेत में किसान के पास खड़ा होकर करके आज जब सत्ता को हम लोगों ने चुनौती दिया, तो ये सत्ता जो है घुटने के बल आया, आगे भी घुटने के बल ला देंगे, जब जरूरत पड़ेगा तब ला देंगे इसको। बिहार में प्रशासन की स्थिति कैसे देखते हैं? कैसी कई ऐसे जगह हैं जैसे में प्रशासन हर एक कार्य को डिले करती है, चाहे यही कार्य हो, चाहे और तमाम तरह की रामगढ़ में दिक्कतें हैं। तो बिहार में चाहे अपने क्षेत्र में प्रशासन को किस दृष्टि से आप देखते हैं? प्रशासन दारू बेचवाने में लगी हुई है। बॉर्डर एरिया का हमारा सब नौजवान लड़का को जान लीजिए इसी में रोजगार दे दिया है। दिक्कत यह है कि पुलिस की संरक्षण में सब हो रहा है। अब पुलिस क्या करिए, हमारे ही नौजवान बच्चों को लड़ा रही है। तो एक गुट दिखावे का मॉक ड्रिल तो बंदूक तान रही है लोगों के ऊपर ना। तो ये, लेकिन हालांकि ये पता करना है कि ये सिर्फ हमारे कैमूर जिला में हुआ कि ये पूरे बिहार में हुआ है। नहीं, जिले की बात मैं कर रहा हूँ या पूरे राज्य की बात कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर मैं संज्ञान लिया हूँ, मैंने लिखा भी है। मैं डीजीपी को पत्र लिखूंगा कि आपकी मंशा क्या है बताइए, गोली चलाने का है क्या लोगों के ऊपर? लोग हैं तो आंदोलन करेंगे, आएंगे जाएंगे, आंदोलन कर रहे बैठे हैं। तो सरकार जो है गोली चलाने का प्रैक्टिस क्यों कर रही है आम आदमी के बीच में आकर के, ये जानने की जरूरत है। दारू जो बेचवा रही है, खुदे पुलिस जो है एक ग्रुप से दारू भिजवाती है, दूसरे ग्रुप से पकड़वा लेती है, आधा उसमें वो बेच देती है, पुलिस बेचती है, आधा सीज करके दिखाती है। हमारा नौजवान बच्चों पे केस होता है, बच्चों के पास कोई रोजगार का साधन नहीं है तो वो उसमें लग जाते हैं, और ये पुलिस प्रशासन बजाते मिली भगत करके करवा रही है। अब सरकार का इकबाल इतना ही है कि दारू बेचवाने पे उतर आई है। हाँ, अभी तक आप देख रहे थे अजीत सिंह जी को, जो कि आरजेडी के विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी थे, और
किसान के बहुत बड़े मसीहा हैं